नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम बात करेंगे अंतरिम बजट के बारे में। आप लोग जानते होंगे आज फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया। इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या दिया गया है? क्या किसानों को दिया गया है केवल चुनावी वादा या वाकई में किसानों की आमदनी को दुगना करने का कोई फॉर्मूला पेश किया गया है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और यह सब आप खुद डिसाइड करना इस सेशन के बाद कि इसमें क्या कुछ दिया गया है किसानों के लिए जिससे उनकी इनकम वाकई में दुगनी हो सके। बहुत सारे फैक्ट हैं जो आज रिवील करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से किसानों के साथ गलत या सही होता है और किस प्रकार से किसानों की आमदनी जो है वो वाकई में दुगनी की जा रही है या नहीं की जा रही। तो चलिए इन फैक्ट्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे सेशन के दौरान बने रहिएगा। चलिए तो बात करें तो आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय अंतरिम बजट? तो ये अंतरिम बजट वो बजट होता है जब कोई गवर्नमेंट इलेक्शन से जस्ट पहले आपका कोई बजट पेश करती है, उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं 2024 में इलेक्शन है और ये आपका इस गवर्नमेंट का लास्ट एक बजट है। अगली बार अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग नया बजट पेश करती है और इसीलिए इसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बजट क्या है। तो बजट एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि पहले एक आपका लेआउट होता है आपके एक्सपेंसेस का और आपकी टोटल इनकम का। मतलब आपका टोटल इनकम कितना आने वाला है, पैसा कहां से आने वाला है और पैसा कहां पर आपका एक्सपेंडिचर किया जाएगा, आपका रिसोर्सेस क्या है इनकम के, उन सब चीजों को एक प्रकार से लेआउट की फॉर्म में रखा जाता है। ये हमारा बजट होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहां पर गवर्नमेंट की जो इनकम है या गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किस प्रकार से रहता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, जैसे पैसा कहां से आता है, तो पैसा इनकम टैक्स से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, जीएसटी से, या अगर हम बात करें तो जो टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है या नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होती है, कस्टम्स होती हैं, बोरोइंग्स होती हैं या अदर लायबिलिटीज होती हैं, ये यहां से आपका गवर्नमेंट का पैसा आता है। लेकिन अगर पैसे की बात करें जाता कहां है, तो गवर्नमेंट जो भी आपकी स्कीम अगर लॉन्च करती है, आपने देखा होगा कि भाई जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके अंदर पैसा जाता है, टोटल आपका सब्सिडीज में पैसा जाता है, डिफेंस में पैसा जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पैसा जाता है, फाइनेंस कमीशन या फिर अदर ट्रांसफर्स जो होते हैं, आपके स्टेट शेयर्स या जो टैक्स और ड्यूटीज होती हैं, या अदर एक्सपेंडिचर्स की बात करें, पेंशन की बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, तो इन सब में गवर्नमेंट का पैसा लगता है। और यह पैसा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना पैसा किस सेक्टर को दिया जाना है, यह सब डिसाइड किया जाता है इस बजट में। तो अगर हम बात करें तो आपके एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट दिया गया है, क्या कुछ दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जानने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर एक नया आपका जो है टारगेट दे दिया गया है। 2022 में तो किसानों की आमदनी दुगनी हो गई थी, लेकिन अब भारत के पास एक लंबा टारगेट है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं, तो डेफिनेटली हमें लंबा भागना है। तो यहां पर जो लंबा भागना है, कितना लंबा भागना है, 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। ठीक है, यानी कि आपका 2022 में जो किसानों की जैसे आमदनी दुगनी हुई थी, अगर वैसा डेवलपमेंट होना है तो शायद हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास जो बहुत लंबे टाइम से एक टारगेट चलता आ रहा था, जिसके अंदर एक नया नारा भी ऐड हुआ था, सबका विश्वास, है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इसी के साथ 2047 में भारत क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्री की फॉर्म में उभर कर आता है। कैसे आता है, तो यहां पर आपका एक नया और ऐड कर दिया जाएगा कि सबका प्रयास, यानी कि प्रयास भी आपको लगाना है भारत को क्या, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से लगा ही रही है, लेकिन आपका भी प्रयास इसमें होना चाहिए। आप कितना प्रयास दे पाते हो, जैसे रील देखने में, या फिर अगर हम बात करें तो लोगों के ऊपर कमेंट करने में, है ना, या फिर जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पॉलिटिशियंस के द्वारा आपको जो टारगेट दिए जाते हैं उनमें आप कितना मतलब प्रयास लगाते हो, उसी प्रयास की बात हो रही है। तो ये प्रयास आप कितना लगाते हो और उससे एक डेवलपमेंट मंत्रा जो है सामने निकल कर आता है। तो इस मंत्रा को रोज आप जाप करेंगे तो शायद 2047 तक हम क्या कर पाएंगे, भारत की इनकम को दुगना कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें समझाने के लायक क्या है, वो ये है कि आपका जो इंडिया और वर्ल्ड की जीडीपी है वो देखिएगा ध्यान से। तो ये आपकी इंडिया की जीडीपी है, जिसके अंदर मतलब आपका जो ब्राउन लाइन है और जो आपका ब्लू लाइन समथिंग है, वायलेट लाइन जो है ना, बैंगनी रंग की कलर की लाइन है, ये आपकी वर्ल्ड
की जीडीपी को डिनोट करती है, यानी कि वर्ल्ड की जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारा भारत का जो जीडीपी है वो बहुत ऊपर चल रहा है, हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बहुत ऊपर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि अभी कुछ दिन पहले ही बोला गया था कि जो आपका एक प्रकार से जीडीपी को कैलकुलेशन करने के लिए जो डेटा है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और उसके बावजूद हमारे देश के अंदर बोला जाता है कि जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और एक्चुअली में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी है वो 2.5% की रेट से ही ग्रो कर रही है और इसमें अभी अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो बात अलग है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के डेटा बहुत सारे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आज हमारे देश की जीडीपी 6 और 7% के साथ बढ़ रही है। जो वाकई में सच्चाई है या झूठ है वो बाद की बात है, हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले इस बजट के अंदर किसानों को क्या दिया गया है ये हम लोग देखते हैं। तो किसानों के लिए बताना चाहूंगा कि आपका सबसे पहले देखिए यहां पर जो अलग अलग मिनिस्ट्री है उनको कितना फंड दिया गया है, कितना आपका जो है बजट एलोकेट किया गया है, तो ये लाख करोड़ में है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो 6.2 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जिसमें आपका आत्मनिर्भर भारत जो आपका एक प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे जो अग्निवीर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं होगा शायद काफी कुछ नया। और बाकी देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे की बात करें तो इसके लिए 2.7 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो 2.55 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2.13 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की बात करें तो 2.03 लाख करोड़ रुपीस और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो 1.77 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को दिए गए हैं 1.68 लाख करोड़ रुपीस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो 1.37 लाख करोड़ रुपीस। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर को टोटल मिले हैं 1.27 लाख करोड़ रुपीस। सबसे कम भारत का अगर हम बात करें तो 50% जनता आज भी प्रोक्स या अप्रोक्स रूप से किसी न किसी प्रकार से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। आज 50% जनता के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है वो 1.27 लाख करोड़ रुपीस है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट है। आप लोग सोच सकते होंगे बाकी सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अब इसमें ये जो बजट है वो वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट ने केवल और केवल एक बजट ही अगर हम बात करें तो इसमें अमाउंट ये सैंक्शन कर दिया है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किसानों के साथ मिला है जो इस स्कीम के अंदर मतलब अलग अलग में देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर ये आपका अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर मनरेगा की बात करते हैं तो 2023-24 का जो बजट था, जो टोटल एलोकेशन था वो हमारा 60,000 करोड़ था। इसको बढ़ाकर 2024-25 में 86,000 करोड़ कर दिया गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपकी अलग अलग स्कीम है, जैसे कि मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, या फिर सोलर पावर की बात करें, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, तो इनके लिए बजट आपका एलोकेट हुआ है, काफी हद तक इंक्रीज भी हुआ है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एग्रीकल्चर की कोई स्कीम को मेंशन नहीं किया गया जिसके अंदर की बहुत बड़ा आपका जो है इंक्रीमेंट देखने को मिले। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका यूथ को एम्पावर करने के लिए, गरीबों को एम्पावर करने के लिए आपके अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, एक बड़ी टर्म यहां पर फार्मर्स को दी गई है, दैट इज द अन्नदाता। और अन्नदाता के लिए बोला गया कि अन्नदाता की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि भारत के अंदर हम 80 करोड़ गरीब लोगों को आज फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। यानी कि 80 करोड़ भारतीयों को जो भोजन मिल रहा है फ्री के अंदर वो आपके अन्नदाता यानी कि फार्मर की बदौलत है। लेकिन फिर भी जो फार्मर को जो बजट है वो आपका सबसे कम है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। शायद किसानों की दुगनी नहीं तिगनी आमदनी हो चुकी है, इसलिए बजट को एलोकेट थोड़ा सा कम करना पड़ा, वो बात की बात है। लेकिन देखते हैं कि यहां पर आपका जो गरीब कल्याण, देश कल्याण की अगर हम बात करें तो इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है हैज लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़ रुपीस। और इसकी के साथ अगर हम बात करें तो जो आपका यूथ, हाँ यूथ के ऊपर तो बहुत कुछ बोलना है अभी, और आज नहीं बोलूंगा, कल आपका एक स्पेशल सेशन हम लोग यूथ के लिए ही लेकर आ रहे हैं कि यूथ के साथ क्या हो रहा है, यूथ मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, बाकी बात की बातें हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है आज का, वो है आपका किसान, फार्मर। तो किसानों के लिए बोला गया है कि उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा पिछले कई सालों में जो आपका पीएम किसान स्कीम जब से चली है 2015 से, तब से लेके हम लोगों ने 11.8 लाख करोड़ रुपीस, सॉरी 2018 से, तो इस स्कीम के अंदर 11.8 लाख करोड़ फार्मर्स को जो है बेनिफिट हमने पहुंचाया है। और एज वेल एज आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंडर में 4 करोड़ किसानों का
क्रॉप इंश्योरेंस किया गया है। और इसी के साथ टोटल ई नेम, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऐसा पोर्टल है जिसमें पूरे भारत की मंडियों को एक साथ में जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी की जा रही है। तो उसमें टोटल आपका 1361 मंडियों को कनेक्ट किया जा चुका है, जिसमें कि आपका टोटल 3 लाख करोड़ वॉल्यूम जो है आपका मार्केटिंग या ट्रेडिंग सपोर्ट जो है इसमें किया जा रहा है। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जी, तो यहां पर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग जैसे स्कीम के अंदर आपका अलग अलग टारगेट रखा गया है। उस टारगेट को हम यहां पर देखते हैं, आपके सामने रखते हैं। हाँ जी, तो यहां पर मैंने बताया कि जैसे किस प्रकार से आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंडर में क्या है कि 11.8 लाख फार्मर्स को बेनिफिट दिया गया है, 4 करोड़ फार्मर्स को आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट दिया गया है। और मैंने जैसे कि बताया था कि अन्नदाता की मेहर है, अन्नदाता की पॉसिबिलिटीज है, अन्नदाता की फूड के प्रोडक्शन की वजह से है कि हम लोग आपका फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। ये गवर्नमेंट के ही बयान है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही दिए गए बयान है, जिसकी बदौलत में यहां पर आपको ये बता पा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के योजना जो है, इसके अंडर में आपका 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या किया गया है? असिस्ट किया गया है। और इसी के साथ 60,000 यानी कि 60,000 इंडिविजुअल को भी आपका यहां पर क्रेडिट लिंक के थ्रू आपका क्या दिया गया है? बेनिफिट दिया गया है। यानी कि आपकी ये स्कीम जो है इसमें इतने लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। टोटल आपका यहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को और आपका 60,000 इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिला है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने मेंशन किया कि इसी के साथ हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए बहुत सारे स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया है, ताकि फार्मर्स की जो बाद में लॉस होता है उस लॉस को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसके अंडर में आपका 38 लाख फार्मर्स को क्या दिया गया है? बेनिफिट दिया गया है। और इसी के साथ 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए गए हैं, यानी कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। किसके अंडर में? आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। ठीक है, अब मिला किसको है जरा नीचे बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने अभी बताया कि आपका टोटल 1.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट इसके अंडर में मिला है। और आपका यहां पर अगर हम बात करें तो 1360 यानी कि 1361 मंडियों को जोड़ दिया जा चुका है, जिसके अंडर में टोटल 3 लाख करोड़ वॉल्यूम का आपका क्या हुआ है? ट्रेडिंग इसके अंदर अकर हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम अपने आप में रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आपका अंतरिम बजट है इसमें फोकस किया गया है कि आपका भारत को हमने ऑयल सीड में, यानी कि आपकी जो तिलहनी फसलें हैं उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके साथ ही, क्योंकि यहां पर ये 2-3 चीजें मिली मुझे, जिसके साथ में ही मुझे गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बहुत ही अलग दिखा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर क्या बोला गया कि 2024-25 में आपका जो भारत है उसको हमने ऑयल सीड अभियान के तहत, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान के तहत आपका जो तिलहनी फसलें हैं, जो आपकी मस्टर्ड है या सीसमम है, यानी कि आपकी जो आपका सरसों है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पर जो तिल है, इन फसलों को प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए और इसी को आपका फार्मर को ग्रो करवाने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर करेंगे। क्योंकि आज हमें जो इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा हम ऑयल इंपोर्टर हैं। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट जो किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है। क्योंकि रीजन क्या है? हमारे देश का प्रोडक्शन ऑयल का इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। और हमें ऑयल अगर मंगवाना पड़ रहा है तो ऑयल का प्रोडक्शन हम लोग देश में भी कर सकते हैं, तो उसी प्रोडक्शन को प्रमोट करने की बात की गई है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको क्या मिलेगा। अब इसमें इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे? फार्मर को टेक्निक देंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोवाइड करवाएंगे, मार्केट लिंकेज देंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे, ये सब करेंगे और जिससे फार्मर की इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसमें क्रॉप कौन कौन सी इंक्लूड की जाएगी? आपकी मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, सीसम यानी कि तिल, सोयाबीन यानी कि जो सोयाबीन की दाल है आपकी, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल, है ना। तो इन क्रॉप को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अंडर में फार्मर को हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको टेक्निक प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको प्रोक्योरमेंट यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूस करेंगे उसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। वो बात अलग है कि आज फार्मर पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं कि उनकी फसल खड़ी तो छोड़िए,
मार्केट में ले जाने के बाद बर्बाद हो रही है, मार्केट में ले जाने के बाद पूरी की पूरी खराब हो जाती है, वहीं पर पड़ी रहती है, कई कई दिनों तक उसका तोल तक नहीं होता है, कभी मॉइस्चर का बहाना है, कभी किसी और चीज का बहाना है, लेकिन एक्चुअल प्राइस पर उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा, ये आपका 26 जनवरी 2024 का दैनिक भास्कर की न्यूज है, और इसमें बताया गया कि देश में पहली बार 130 लाख मैट्रिक टन सरसों यानी कि मस्टर्ड का उत्पादन होने वाला है। लेकिन आपका इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से, टोटल इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब जानते हो कि दूसरे देशों से जब आपका ऑयल इंपोर्ट होगा इंडिया के अंदर या मस्टर्ड इंपोर्ट होगी इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर पहले जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम होता था। लेकिन अगर बाहर से आपका मस्टर्ड या ऑयल ज्यादा आएगा तो अब क्या होगा, डेफिनेटली उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो चुकी है, तो आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा और देश के किसानों के साथ वो क्या होगा, डेफिनेटली धोखा होगा। क्यों होगा, क्योंकि फार्मर तो पहले ही सफर कर रहे हैं प्राइस के साथ, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई तो आपका और ज्यादा देश के अंदर मस्टर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की वजह से आपके तेल के भाव घट गए हैं, 40% मिलें राजस्थान के अंदर बंद हो गई हैं, और देश के अंदर जब मिलें बंद हो जाएंगी तो उसकी परचेजिंग कौन करेगा भाई साहब, और फार्मर का तो प्रोडक्ट पहले ही परचेज नहीं हो रहा था। तो यहां पर देखिए यार, मैं माफी चाहता हूं, दुख होता है, और जब हम किसान के ही बेटे हैं और किसान के घर से निकले हैं तो डेफिनेटली इन सब चीजों का दुख भी होता है। अब यहां पर किसी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर गवर्नमेंट ने किसान को लूटने का काम किया है। क्योंकि राजस्थान में अगर हम बात करें तो अब तक कांग्रेस थी, अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, और देश को तो रन कौन कर रहा है, आपका बीजेपी रन कर रही है। तो कोई गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं है भाई, किसानों का कोई सगा नहीं है, सिंपल सी बात है ना। कोई ये मत बोलना कि मैं कोई बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं या कोई और बोल रहा हूं, और बोलना है तो आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन यहां पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट को तुम नहीं जुटला सकते हो। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपका फार्मर की, किसानों को आमदनी को दुगना करेंगे, उसके अंदर ऑयल सीड को क्या करेंगे, यहां पर फार्मर को जो है ग्रो करवाने के लिए प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपका इंपोर्ट ड्यूटी डिक्रीज कर देती है, और यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी डिक्रीज करने से 40% मिलें बंद हो जाती है भारत की। तो ये किस प्रकार से किसानों के साथ आपका न्याय है, ये आप बताइए। और अगर हम बात करें तो इसके साथ में ही यहां पर एक चीज और आपको दिखाता हूं, बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम नैनो डीएपी, जो आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से 2021 के अंदर नैनो यूरिया आया था, तो नैनो यूरिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया था कि भाई इस प्रकार से ये इफको का बहुत बड़ा आपका जो है एक यहां पर इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी होगी, आपकी इनपुट कॉस्ट डिक्रीज होगी, एज वेल एज फार्मर जो है वो ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर क्या होता है कि आपका नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी भी लॉन्च कर दिया जाता है, और नैनो डीएपी को यहां पर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि अलग अलग क्रॉप में आपका यूज करने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे। लेकिन नैनो यूरिया का सच अगर आप लोग देखोगे तो आपका पीएयू की स्टडी के अकॉर्डिंग, ये पीएयू की स्टडी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान टाइम की न्यूज है, और मैंने इससे पहले भी बहुत बार आपके सामने इसको पेश किया था, इसको प्रोवाइड करवाया था, एज वेल एज अगर हम बात करें तो आप लोगों ने भी इस न्यूज को पढ़ा होगा। लेकिन इसके साथ साथ में यहां पर क्या बोला जा रहा है, पीएयू की स्टडी बोलती है कि नैनो यूरिया इफेक्टिव नहीं है भाई साहब, और ना कि केवल यहां पर पीएयू ने बोला, यह बात बहुत बार बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को मेंशन किया है। और पीएयू के ये तो न्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो उसके साथ अभी रिसेंटली आपका जो पीएयू के द्वारा एक प्रोग्रेसिव फार्मर नाम की मैगजीन लॉन्च की जाती है, जिसके अंदर अगेन आपका यहां पर नैनो यूरिया के ट्रूथ और मिथ को यहां पर क्लेम किया गया है, बताया गया है कि ट्रूथ एक्चुअल में क्या है और क्लेम क्या है। तो यहां पर बताया गया है कि आपका नैनो यूरिया इफेक्टिव नहीं है, नैनो यूरिया उतना वर्क नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बताई जा रही है वो ज्यादा है, कम नहीं है भाई साहब। और यहां पर केवल इन्होंने ही नहीं रिसर्च किया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रिसर्च है आपका यहां पर जो कि डेनमार्क के अंदर आपका किया गया था, जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर ही आपके सोरेन हर्स्टेड और दूसरे आपके यहां पर है मैक्स फ्रैंक, इन दोनों ने भी क्या किया था 2023 के अंदर, जुलाई 25 2023 को ये आपका रिसर्च रिवील किया था, और उन्होंने बताया कि जो आपका नैनो लिक्विड यूरिया एक प्रोडक्ट है इफको ने जो लॉन्च किया है, उन्होंने आपका मिसलीडिंग किया है, रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, गलत स्टेटमेंट दी है इसकी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कि फर्टिलाइजर ज्यादा एफिशिएंट होगा। उन्होंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसके एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की बात करें या फिर इसके प्लांट अपटेक की बात करें, यानी कि उन्होंने ये साफ शब्दों में बोला है कि इफको ने टोटली प्लांट फिजियोलॉजी को, टोटली केमिस्ट्री को, टोटली सॉइल केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करके और फिर इसको लॉन्च करने का काम किया है। देखो मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर हर चीज इतनी जल्दी जल्दी रिलीज क्यों होती
है, क्यों इसका इतना जल्दी प्रमोशन होता है? बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी पेटीएम बंद होने जा रहा है, आरबीआई ने डायरेक्टली गाइडलाइन दे दी है कि 29 फरवरी को आपका पेटीएम बंद हो जाएगा, लेकिन उसी पेटीएम को अगर हम बात करें तो 2015 से ढोल पीटा जा रहा है, सॉरी 2015-16 के बाद आपका ढोल पीटा जा रहा है कि किस प्रकार से हमें आपका जो है पेटीएम को प्रमोट करना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आपका देखिए इस स्कीम की अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। ये देखिए यहां पर ये आपका जो है एचयू के साइंटिस्ट थे, है ना, फॉर्मर, और सॉइल साइंस साइंटिस्ट थे एनके तोमर। उन्होंने भी क्या बताया कि मैंने खुद ने अपने फील्ड के ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन इसका जो इनिशिएटिव है नैनो यूरिया का वो उतना बढ़िया नहीं आया है। उन्होंने क्या बताया कि देखो इफको जो है रिकमेंड करता है कि 20 ग्राम नैनो यूरिया जो है वो आपका एक हाफ लीटर सॉल्यूशन में आता है, वो हमारा 1 एकड़ फील्ड के अंदर सफिशिएंट है, और वो इक्विवेलेंट है किसके, जो आपका 45 किलोग्राम का यूरिया का कन्वेंशनल बैग आता था उसके इक्विवेलेंट में। तो उन्होंने क्या बताया कि देखो जैसे इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 150 लीटर का जो हम लोग पानी यूज करके और जो आपका नैनो यूरिया का एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपका इक्विवेलेंट होगा किसके, 0.0133% आपका जो नैनो यूरिया सॉल्यूशन है, और वो इक्विवेलेंट है 2% नॉर्मल यूरिया सॉल्यूशन, जो कि रिकमेंड किया जाता था गवर्नमेंट आपका साइंटिस्ट के द्वारा कि आप लोग स्प्रे करके छिड़काव कर सकते हो यूरिया जो है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और यूरिया को पानी में मिक्स करके आप प्लांट के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हो, तो वो भी आपका यहां पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो जो कि पिछले 60 सालों से यूटिलाइज किया जा रहा था उसको यहां पर डायरेक्टली इन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एज वेल एज बताया कि नैनो यूरिया सॉल्यूशन इज 150 टाइम मोर डाइल्यूट देन द नॉर्मल यूरिया सॉल्यूशन, और यहां पर क्या है कि इवन इफ द प्लांट एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द यूरिया व्हिच इज क्वाइट इंपॉसिबल, द यूरिया टू व्हीट प्रोटीन रेशियो कैन नॉट बी मेंशन्ड। मतलब क्या है कि अगर आपका यहां पर टोटल यूरिया जो हम लोग नैनो यूरिया में अप्लाई, मतलब नैनो यूरिया लिक्विड में आपका डालकर और वहां पर अगर पानी में स्प्रे करके छिड़क भी देते हैं तो सारा का सारा अगर यूरिया हमने जितना डाला है उसके अंदर वो सारा का सारा प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपका जो एक प्रकार से प्रोडक्शन है, वीट का प्रोटीन रेशियो है, उसके साथ नाइट्रोजन का कहीं भी मैच नहीं होता है, जो कि एक बहुत बड़ी यहां पर एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि बात है जो बोली जा रही है इनके तोमर साहब के द्वारा। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों की आमदनी की दुगनी की बात हो रही है। ठीक है, आपको शायद पता होगा कि अगर हम बात करें जैसे एक और भी यहां पर आपका न्यूज था कि पैडी फार्मर जो है वो आपका मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं, फार्मर की जो इनकम छोड़िए, यहां पर फार्मर को जो एक्चुअल प्राइस है वो भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बोलेंगे कि यहां पर आपका जो है किसानों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बाद की बात है भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फार्मर भी चाहते हैं कि इनकम इंक्रीज हो। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर आपका बहुत कुछ है बोलने को। देखिए आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो हमारे जो फार्मर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका जो एक्चुअल लैंड होल्डिंग साइज है वो लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड आपका ज्यादातर फार्मर के पास प्रेजेंट है। 70% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, यानी कि मार्जिनल फार्मर प्रेजेंट है। और वहीं पर बात की जाए तो टोटल जो आपका एवरेज इनकम है 2018-19 के अकॉर्डिंग, देखिए आप लोग जानते होंगे कि अशोक दलवई कमेटी 2016 में बनाई गई थी। 2016 में अप्रैल में इस कमेटी को बनाते टाइम यह बोला गया था कि इस कमेटी की मदद से हम कोशिश करेंगे कि 2022 तक फार्मर की इनकम को इंक्रीज किया जाएगा, डबल किया जाएगा। और वो आपका डबल हुआ कि नहीं हुआ मैं अभी बताता हूं। देखो उस टाइम पर उन्होंने बताया था कि भाई आपका जो टोटल यहां पर इनकम की बात करें तो जो फार्मर की इनकम है वो आपकी आई थिंक सो 6-8 हजार समथिंग बताई थी। और उसके बाद उन्होंने 2018-19 के अंदर आपकी जो एवरेज मंथली इनकम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये डेटा है आपका यहां पर नेशनल सर्वे रिपोर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आपका 10,218 रुपए यानी कि 27 या 28 रुपए समथिंग जो है फार्मर की इनकम यहां पर देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा आपका डेटा में क्या है कंफ्यूजन है कि 27 रुपए एक दिन के अंदर फार्मर जो है वो कमा पा रहा है अकॉर्डिंग टू ये आपकी जो है रिपोर्ट, मेरे रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के डेटा है। और ये 2021 में जब लॉन्च होती है तो उसके अकॉर्डिंग है। और आज भी अगर हम बात करें तो 2000 फार्मर का 23-24 होने के बावजूद भी फार्मर की इनकम डबल छोड़िए, अगर सही मायने में फार्मर 22-23 हजार रुपए भी कमाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक्चुअली में तो आपका जो फार्मर यहां पर कमा पा रहा है वो अगर 10,000 कमा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और डबल होने का मतलब था कि अभी तक फार्मर की पर मंथ की इनकम होनी चाहिए थी 22 से 23 हजार रुपए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। और इसको इंक्रीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा बाद की बात है, लेकिन तब तक खर्चे और बढ़ जाएंगे और आपका यहां पर कहीं ना कहीं इनकम जो है फार्मर की कम होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। बजट में केवल इतना दिया गया है कि बजट आपका इंक्रीज कर दिया गया और हमने पुराने टाइम में क्या दिया। अब ये पुराने टाइम में क्या दिया गया बाद की बात है। इतना बड़ा सेक्टर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, 80 करोड़ लोगों को जो आपका फ्री राशन
राशन दिया जा रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये फ्री में देना, जो आपका चाहे कोई भी गवर्नमेंट अगर फ्री में दे रही है और खासकर राशन अगर फ्री में दे रही है, तो फ्री में देना क्या वाकई में हमारी एक उपलब्धि है या हमारा एक नकारापन है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि रीजन क्या है, अगर हम वाकई में उपलब्धि मानते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों आज अपनी इनकम को खुद स्टेबल नहीं कर पा रहे, वो अपने फूड को भी नहीं ले पा रहे। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम इसमें उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोग आज भी कहीं ना कहीं खाने के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें भी गवर्नमेंट के सहारे पर जिंदा रहना पड़ रहा है। तो उनको रोजगार दीजिए साहब, उनको इस प्रकार से डेवलप करिए कि आने वाले टाइम के अंदर वो लोग अपना भोजन खुद बना सके, खुद खा सके, उनको गवर्नमेंट के सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हुआ तो डेफिनेटली देश बदलेगा, देश की इनकम इंक्रीज होगी। वो बात अलग है कि पर कैपिटा इनकम इन्होंने बोल दिया है कि इंक्रीज हुई है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर पर कैपिटा इंक्रीज है तो इस प्रकार से फार्मर के साथ ये नाइंसाफी क्यों है, किसानों के साथ नाइंसाफी क्यों है। आज इस बात को समझने वाले शायद बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आपको कल पता चलेगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब वाकई में किसान की दुर्गति बहुत बुरी हुई और उस टाइम पर आपके पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होगा, और उस टाइम पर हम लोग याद करेंगे कि वाकई में ये बातें तो सही थी, इनके अंदर चेंज होना चाहिए था। डिमांड सबकी है, क्योंकि किसान अगर खत्म हुआ तो सबसे पहले समझ लेना कि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका इस टाइम पर लगेगा। आज देश भर के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने आंदोलन हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। अभी फ्रांस में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो ये सब आंदोलन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि किसान चाहता है कि उसकी भी आमदनी दुगनी हो। हर सेक्टर को हर बार कुछ ना कुछ दिया जाता है, लेकिन किसानों को क्यों नहीं? हर बार मतलब अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लाखों करोड़ों का लोन जो है बिल्कुल आपका माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों के लोन की माफ करने की बात आती है तो बोलते हैं कि भीख मांग रहे हैं। ये भीख किस बात की भाई? ये देश के अंदर हक है, अगर उनको हक है तो हक किसान को भी है, ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आज मैं इतना ही बोलूंगा। उम्मीद करता हूं कि अंतरिम बजट आपका जो पेश किया गया है इसमें आपको समझने को मिलेगा कि क्या कुछ दिया गया है, लेकिन आपको समझना है ना कि केवल देखिए यार, गवर्नमेंट्स को हमें समझना इस प्रकार से पड़ेगा कि गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये चेंज होते रहेंगे तभी ये वाकई में अपनी औकात में रहेंगे, अदरवाइज सिस्टम हमेशा बिगड़ता आया है और बिगड़ता रहेगा। क्योंकि देखिए, आप लोग एक बात को समझकर चलिए कि नेता जो है वो आपके ही गुलाम है, ना कि आप नेता के गुलाम हो। जब तक आप नेता के गुलाम बने रहोगे, देश का भला नहीं हो सकता। और चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चाहे किसी भी ऐसे आदमी की बात करें जो हमारे लिए शहीद हुए थे, तो आज वो भी हमें इस प्रकार से धिक्कार रहे होंगे कि हम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, दूसरों के लिए खड़े होने तो बाद की बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।